सोचिए, जब क्यूआर कोड पहली बार आए थे तो ज्यादातर लोगों को क्या लगा? यही ना कि ये कभी नहीं चलेंगे। कितने अजीब और बेजान से लगते थे, जैसे मशीनों की कोई अपनी भाषा हो। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन काले सफेद डब्बों के पीछे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इंसानी कहानी छिपी है। हाँ बिल्कुल। शुरू शुरू में तो यही सोच थी सबकी। भाई ये कोड्स देखने में अच्छे नहीं लगते थे, और सच कहें तो हमारे आपके लिए इनका कोई मतलब भी नहीं था। इससे अच्छा तो किसी वेबसाइट का नाम गूगल कर लो, है ना। साफ लगता था कि ये चीज इंसानों के लिए नहीं, मशीनों के लिए बनी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो पहली नज़र में दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। तो चलिए आज ज़रा गहराई में उतरते हैं और इस टेक्नोलॉजी के पीछे छिपे इंसानी जज्बातों और कमाल के आविष्कारों की कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 200 साल पहले। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब संदेश घोड़ों की रफ्तार से पहुंचते थे, और कभी-कभी ये रफ्तार बहुत बहुत धीमी पड़ जाती थी। ये कहानी है सैमुअल मोर्स नाम के एक बहुत ही मशहूर चित्रकार की। उन्हें एक बहुत बड़ा काम मिला था। अमेरिकी क्रांति के हीरो मार्क्वेस डी लाफाइट की पेंटिंग बनानी थी। समझिए, उनके करियर का ये सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने अपनी पत्नी को एक प्यार भरा खत लिखा, लेकिन जब तक उन तक अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी की खबर पहुंची और वो घर के लिए निकले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कम्युनिकेशन की उस धीमी रफ्तार ने एक पर्सनल ट्रेजेडी को जन्म दिया। ये शब्द थे मोर्स के अपनी पत्नी को लिखे आखिरी खत के, और बस इस एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो लंबी दूरी तक तेजी से बात करने का कोई ना कोई तरीका खोज कर रहेंगे, ताकि जो दुख उन्हें झेलना पड़ा वो किसी और को न झेलना पड़े। और जानते हैं, इसी दुख से जन्म हुआ मोर्स कोड का। सिस्टम बड़ा सिंपल था, पर उतना ही शानदार। डॉट्स और डैश, यानी छोटी और लंबी आवाजों का इस्तेमाल करके जानकारी को कोड करना। इस एक तरीके ने कम्युनिकेशन में जैसे क्रांति हिला दी। असल में यही बना दुनिया का पहला डिजिटल स्टैंडर्ड। तो चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा 19वीं सदी से 20वीं सदी में। कमाल की बात यह है कि मॉस के उन्हीं डॉट्स और डैशेस ने एक बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री को प्रेरणा दी। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने हमारे शॉपिंग करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से जन्म हुआ बारकोड का। इसकी खोज की कहानी भी आप सुनेंगे तो कहेंगे, क्या बात है। कहते हैं कि इसके इन्वेंटर एन जोसेफ वुडलैंड एक दिन बीच पर बैठे थे। उन्होंने रेत में मोर्स कोड के डॉट्स और डैश बनाए, और फिर यूं ही अपनी उंगलियों से उन्हें नीचे की तरफ खींच दिया, और बस वो डॉट्स और डैश लंबी और छोटी लकीरों में बदल गए। ठीक उसी पल, उसी रेत पर बारकोड का आइडिया पैदा हो गया। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। एक लेजर इन काली सफेद लाइनों पर तेजी से गुजरता है, और एक सेंसर ये नापता है कि सफेद धारियों से कितनी रोशनी वापस टकरा कर आ रही है। बस इसी पैटर्न से एक 12 डिजिट का नंबर बन जाता है, जो उस प्रोडक्ट की अपनी पहचान होता है। लेकिन 1D बारकोड की एक लिमिटेशन थी। वो अपने अंदर बहुत थोड़ी सी जानकारी ही रख सकते थे। फिर जब मैड काऊ बीमारी का संकट आया, तब ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि कोई भी मीट प्रोडक्ट आखिर आ कहाँ से रहा है। और इस काम के लिए बारकोड काफ़ी नहीं था। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें कहीं ज़्यादा जानकारी स्टोर की जा सके। वैसे एक स्टैंडर्ड बारकोड 100 अरब अलग अलग प्रोडक्ट्स की पहचान कर सकता है। 100 अरब! सोचिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया के हर सुपरमार्केट की हर एक चीज को एक यूनिक कोड दे दिया जाए, तब भी कोड कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात देखिए, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद जब हर एक आइटम को, मतलब एक एक पीस को ट्रैक करने की जरूरत पड़ी, तो ये 12 डिजिट भी कम पड़ गए। और ठीक यहीं से 2D कोड्स यानी हमारे QR कोड की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब इस अजीब से देखने वाले चौकोर डब्बे को जरा खोल कर देखते हैं। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है जी। इसके हर एक हिस्से का एक बहुत खास मतलब और मकसद है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले नजर जाती है इन 3 बड़े स्क्वायर्स पर जो कोनों में होते हैं। इन्हें कहते हैं पोजीशन स्क्वायर्स। इनका काम सिंपल है। ये स्कैनर को तुरंत बता देते हैं कि हाँ, ये एक QR कोड है और इसे किस तरफ से पढ़ना है, चाहे आप फोन सीधा पकड़ें या उल्टा। फिर आपको एक चौथा छोटा सा स्क्वायर भी दिखेगा। ये है अलाइनमेंट पैटर्न। इसका काम बड़ा स्मार्ट है। अगर QR कोड किसी गोल बॉटल पर है या किसी टेढ़े एंगल से देखा जा रहा है, तो यही पैटर्न स्कैनर को इमेज को सीधा करने में मदद करता है, ताकि वो ठीक से पढ़ा जा सके। और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी दिखने वाली लाइनें,
उन्हें कहते हैं टाइमिंग स्ट्रिप्स। ये एक तरह से रूलर यानी स्केल का काम करती हैं। ये स्कैनर को बताती हैं कि पूरा डेटा ग्रिड कितना बड़ा है और जानकारी के छोटे छोटे खाने कहाँ पर हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्यूआर कोड पर अगर कुछ ड्रॉ कर दें या वो थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो भी वो स्कैन कैसे हो जाता है? हमने देखे ना, बीच में लोगो बने होते हैं फिर भी काम करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल सेफ्टी नेट में। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्यूआर कोड का सारा डेटा नंबर्स की एक लंबी सी चेन में बदल दिया जाता है। फिर एक स्पेशल फॉर्मूला उसके आखिर में कुछ एक्स्ट्रा चेक नंबर्स जोड़ देता है। अब जब स्कैनर कोड को पढ़ता है तो वो इन चेक नंबर्स का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि कोई डेटा मिसिंग या डैमेज तो नहीं है, और अगर है तो वो मैथ्स की मदद से उसे खुद ही ठीक कर लेता है। और यही मैथमेटिकल मैजिक सिर्फ यही नहीं है, यही टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी स्क्रैच लगी सीडीज पर डेटा को बचाती थी और आज भी अरबों किलोमीटर दूर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से आ रहे बेहद कमजोर सिग्नल्स को पढ़ने में नासा की मदद करती है। क्यूआर कोड में दरअसल एरर करेक्शन के 4 लेवल होते हैं। जो सबसे हाई लेवल है उसमें तो कोड का 30% हिस्सा डैमेज होने पर भी उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। और पता है, यही वजह है कि कंपनियां अपने लोगों को कोड के ठीक बीच में लगा पाती हैं। स्कैनर बस उस हिस्से को डैमेज मान लेता है और बाकी कोड से सारी जानकारी फिर से बना लेता है। तो टेक्नोलॉजी तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी होने से कोई चीज दुनिया पर राज नहीं करने लगती। इसकी कामयाबी के पीछे कुछ बहुत अहम बिजनेस और सोशल वजहें भी थीं। 3 बड़ी चीजों ने क्यूआर कोड को हर जगह पहुंचा दिया। पहली, इसे बनाने वाली कंपनी डेंसो वेव ने अपना पेटेंट ओपन रखा, मतलब कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी, 2017 में एप्पल और गूगल ने स्कैनर को सीधा फोन के कैमरे में ही डाल दिया, तो अलग से ऐप डाउनलोड करने का झंझट ही खत्म हो गया। और तीसरी, सबसे बड़ी वजह, 2020 की महामारी। जब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और मेन्यू की जरूरत पड़ी तो क्यूआर कोड रातों रात हर जगह छा गया। तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी जो शुरू हुई थी सिर्फ गाड़ियों के पुर्जों को ट्रैक करने के लिए, आज रेस्टोरेंट के मेनू से लेकर डिजिटल पेमेंट तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि भविष्य में ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी होगी जो अपने असली मकसद से कहीं आगे निकलकर हमारी दुनिया को बदल देगी।